नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। दर्शकों, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो छालो यारो। ये बहुत ही अच्छी एक कविता थी जो कि दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, और ये बहुत पुख्ता है क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जो कविता है वो ये कहती है कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हमने तबीयत से पत्थर उठाया या हमने ऐसी कोशिश करी जो वाकई ही निष्ठा से थी तो बिल्कुल होगी। और इसी के साथ में आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी बहुत खास है क्योंकि आज जो दिन है वो है 1 सितंबर, और 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हम लोग राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत खास है और इसके साथ में बहुत कुछ खास होने वाला है आज के हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार की क्यों आवश्यकता होती है, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की तो तिथि पे हम जरूर नजर डालते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 1 सितंबर 2022। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास हुआ था तो याद आता है इतिहास, और हम पन्ने पर लगते हैं पीछे की तरफ और याद करते हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर इतिहास ना होता तो आज हम वर्तमान में काफ़ी कुछ पीछे रह गए होते। तो वक्त हो गया है इतिहास बताने का। तो आइए नज़र डालते हैं। 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाई गई थी। इसी के साथ में 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। 1956 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन अगर मैं बात करती हूँ तो 1962 में राज्यों के पुनर्गठन की त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना था। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दिन ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। बहुत ही खास इतिहास आज रहा क्योंकि वही इतिहास आज हमारे लिए वर्तमान में बहुत खास जगह छोड़ता है। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे विचार हम रखते हैं वैसे ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। आइए नज़र डालते हैं हमारे विचार पे। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये विचार स्वामी विवेकानंद जी का अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हम देख पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे भविष्य का, वर्तमान का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो दर्शकों, जब भी हम सोचें, हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, लेकिन पॉजिटिव में भी हम क्या चाहते हैं वो सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ में हम अपनी सोच रखते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में आपको कई सारे रंगों से मिलाएं, कई सारी जानकारी आप तक पहुंचाएं, और ऐसा ही आज हम वो वादा का आपके साथ में पूरा ज़रूर करेंगे क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत खास है और एक्सपर्ट भी हमारे बीच में जो आए हैं वो भी बहुत खास है। तो आइए हम मुलाकात कराते हैं। पहले बताते हैं आज का विषय, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनका पोषण आहार बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारा जो विषय यही है कि गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार क्यों आवश्यक है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान निधि दीवान जी हैं, जो कि पोषण आहार विशेषज्ञ हैं, विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इसी के साथ में लाली राजपूत जी हैं, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज का जो विषय है, मैं निधि जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाता है क्योंकि हर दिन ज़रूरी है पोषण। तो बिल्कुल बिल्कुल हर दिन ज़रूरी है। और तपस्या जी, जो अभी आपने बोला कि विचारों का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। जो हम विचार रखते हैं वही हम बन जाते हैं, तो जब हम भोजन जो खाते हैं वही हम बन जाते हैं जी। और पोषण सप्ताह मनाने के पीछे जागरूकता है। हम अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, लोगों तक, जन जन तक इस चीज़ को पहुंचा सकें, कि जागरूक कर सकें कि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाना हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार ज़रूरी क्यों?
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्भवती महिला जो होती है, जब वो 9 महीने का अंतराल निकालती है, तो वो उसके जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और उसके बच्चे के लिए भी, क्योंकि वो बच्चा जो होता है वो भविष्य का निर्माण करता है। अगर जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेंगे तभी हम भागीदारी निभा पाएंगे हमारे राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। तो जच्चा बच्चा की जो पोषण आहार है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारे बीच में लाली राजपूत हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रही हैं और खासकर ये जो सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, उसमें आप लोग किस तरीके से भागीदारी अपनी निभा रही हैं? जी मैम, सबसे पहले जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका सबसे पहले हमको ये पोषण का ही ध्यान रहना रखता है, क्योंकि जो गर्भवती महिला, उसके पेट में जो शिशु पल रहा है तो उसका विकास गर्भवती माता के गर्भ से ही होता है। यदि गर्भवती माता पौष्टिक आहार लेगी तो बच्चा मतलब ये है कि बच्चा अंदर से स्ट्रांगली उसमें सारे मिनरल्स, सारे विटामिन उसको मिलेंगे, तो जो बच्चा होगा भविष्य में वो स्वस्थ होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। और देन इसके बाद ये भी है कि गर्भवती माता जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके हार्मोन्स भी बहुत चेंज होते हैं, तो गर्भवती माता को भी पोषण की बहुत ज़रूरत होती है। उसको किस मात्रा में, किस समय पे क्या पोषण लेना चाहिए, तो इसके लिए उसको समझाइश दी जाती है। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा कार्यक्रम जो है वो सजीव फ़ोन इन, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और लगातार जो नंबर है हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके अलावा आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755266049, और इसी के अलावा हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 180023334040। आप इन्हें नोट कर लीजिए और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, प्रश्न ज़रूर कीजिएगा, आपके प्रश्नों का हम इंतज़ार करेंगे। इसी के साथ में निधि जी, एक हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अपने आप को हमेशा पीछे रखती हैं, हर चीज़ में पीछे रखती हैं, चाहे वो खान पान की बात होती है या किसी भी चीज़ की बात होती है, तो वो अपने आप को प्रायोरिटी पे कभी नहीं रखती हैं। उनका परिवार हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है, और जब वो गर्भवती होती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डबल हो जाती है। खुद का तो विशेषकर ध्यान रखना ही होता है और परिवार का भी रखना होता है। ऐसे में वो अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करती है। तो ऐसे में परिवार वालों की क्या भूमिका हो जाती है कि उसके पोषण आहार का खास ध्यान रखा जाए? जी, इस समय परिवार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। महिलाएं तो सबके सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन आजकल जागरूकता आ गई है। परिवार वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि समय बहुत देर तक गर्भवती महिला जो है वो बहुत देर भूखी ना रहे, टाइम टू टाइम खाना खाती रहे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों उसके हो जाएं, और वो पोषक तत्व जो उन तक पहुंचने चाहिए वो पहुंचे। जंक फूड को अवॉइड करके उसको पौष्टिक खाना, घर का खाना खिलाने की कोशिश करें। ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए परिवार को। और सबसे बड़ी बात, उसका खुश रहना, स्वस्थ रहना पूरी तरह से। और वैक्सीन बहुत बीच बीच में लगाने होते हैं गर्भवती महिलाओं को, वो उनका भी ध्यान परिवार रखे, कार्ड बना के रखे, तो वो बहुत ज़रूरी होता है खाने पीने के साथ साथ। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये भी देखा जाता है कि कई बार जब खाना की बात होती है तो जब से आखिर में जो खाना बचता है वो महिलाएं खाती हैं। जी जी। तो गर्भवती महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो इस सब चीज़ों को ध्यान ना दें कि वो आखिर में बचेगा वो मुझे खाना है, तो वो कितना आवश्यक होता है? बिल्कुल बिल्कुल तपस्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा बुरा शब्द बोलूँगी कि महिलाएं समझती हैं कि मतलब डस्टबिन है, कुछ भी जो बचा हुआ है, यहाँ से बचा, बच्चे का बचा, पति का बचा, घर में बचा हुआ चीज़, वो ठीक है, हम उसी को खा लेंगे क्योंकि वेस्ट ना हो। करेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि वेस्टेज बचाने के लिए। लेकिन मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि वेस्टेज जो है, आप डस्टबिन नहीं हो, आप कूड़ेदान नहीं हो, आपको अच्छा खाना खाना है। अपने स्वास्थ्य का गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बचे कुचे खाने की जगह अपने लिए शुद्ध शाकाहारी बढ़िया अच्छा खाना बनाएं और उसको खाएं। बिल्कुल। और हमेशा कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो गरम, और हमको जितना हो सकता है कि ताज़ा खाना खाने से ही हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छा पोषण तत्व मिलते हैं। और यहाँ पे लाली जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग काम करते हैं, गर्भवती महिलाओं की काउंसिल करते हैं, घर घर जाकर उनको बताते हैं कि क्या कितना ज़रूरी है पोषण आहार, तो उस समय आप किस तरीके से उनकी टीम पूरी निर्धारित करते हैं कि उनको आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर पाएँ? फ्रेंड, जब हम लोग जाते हैं फील्ड पे, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो सबसे पहले जब प्रेग्नेंट लेडी उसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं। सबसे पहले उसके परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सास है, हस्बैंड है, मेन चीज़ हस्बैंड को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि गर्भवती प्रेग्नेंट है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, गर्भवती प्रेग्नेंट है तो पूरे परिवार को उसको संभालना है करके। और उसके पोषक की जो बात है, उसके खाने की बात है, तो हम लोग परिवार में ये समझाते हैं कि जब भी महिला खाना खाए या परिवार का कोई भी मेंबर खाना खा रहा है तो वो अपनी थाली से 5 बाइट, शुरू के 5 टुकड़े
गर्भवती को अपने साथ खिलाएं। तो उससे क्या होगा, उसको बचा हुआ खाना भी नहीं मिलेगा। देन जो स्टार्टिंग का खाना है, तो गर्भवती को बोलते इकट्ठा खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ टुकड़े टुकड़े में खाना चाहिए। जैसे ससुर खा रहे हैं 5 टुकड़े, मतलब 5 बाइट जो बोलते हैं स्टार्टिंग की, वो उसको दे दी जाए। फिर थोड़ी देर बाद ससुर जी खाना खाएंगी, सास खाना खाएंगी, तो वो दे दें। या बच्चे को जब वो ब्रेकफास्ट देने जा रही है, तो उसमें से 1 बाइट भी यदि बच्चा माँ के लिए निकाल देता है, तो उसको जो टुकड़े टुकड़े में जो पोषण की ज़रूरत है वो उनको मिल जाएगी। तो जो पहली प्रायोरिटी रहती है हम लोगों की, गर्भवती से हम लोग बाद में मिलते हैं, पहले फैमिली से जो हमको कंसल्ट करना रहता है, तो पहले हमको उनको समझाना रहता है। बिल्कुल। निधि जी, कई बार देखा जाता है कि अनीमिया की शिकार महिलाएं हो जाती हैं गर्भवती जब वो होती हैं, तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो खून की कमी का बहुत बड़ा उस उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से उन्हें गाइड करते हैं और इस चीज़ का विशेषकर कैसे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि महिलाएं टेस्ट भी नहीं करवाती हैं, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और अनीमिया से सालों से जूझ रहे हैं हम लोग। और मतलब क्योंकि एक और शिशु अपने शरीर में पल रहा है, उसका पूरा पोषण का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो नेचुरली जो है ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आयरन रिच, फोलेट रिच चीज़ें ज़्यादा महिलाओं को खिलाई जाएं। आयरन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, आयरन कैल्शियम टैबलेट्स शुरू डॉक्टर कर ही देते हैं, क्योंकि भोजन से इतने ज़्यादा पोषक तत्व मिलना मुश्किल है। सब बिज़ी रहते हैं, अपने अपने कामों में रहते हैं। और जैसा कि आपने बोला, महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, परिवार वाले अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही पता चलता है कि गर्भधारण हुआ है, डॉक्टर से मिलें, तुरंत आप सप्लीमेंट्स स्टार्ट करें अपने भोजन के साथ। और अनीमिया को घरेलू तरीके से अगर रोकना हो, जैसे कि सब्ज़ी फल वगैरह में, तो बहुत गहरे हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं वो अच्छी होती हैं खाने में। साथ ही साथ मौसम्बी, अनार, जो हम बोलते हैं विटामिन सी युक्त भोजन ज़रूर लें। एक फल विटामिन सी युक्त लेना चाहिए, चाहे वो नींबू पानी ले लें, चाहे वो आंवला ले लें, चाहे संतरा ले लें, मौसम्बी ले लें। तो एक विटामिन सी की चीज़ लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विटामिन सी नहीं खाएंगे तो आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में, और आप फिर कितनी ही पालक खाते रहें, कितनी ही टैबलेट्स लेते रहें, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, हम हरी पत्तेदार सब्जियां तो खाएं ही खाएं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनमें अनीमिया थोड़ा कम देखा गया है, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो ज़रूरी है कि हम चिकन, एग, फिश ये सब ले सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट्स वगैरह जो हैं, जो सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, टैबलेट्स नहीं कहते उनको हम, कि आप लोग कई बार सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो घर वालों का बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि दवाइयों पे क्यों? तो दवाइयों पे आप, इसके ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो दवाइयाँ नहीं हैं, वो सप्लीमेंट्स होते हैं। तो उनकी कितनी आवश्यकता होती है, और ये बात को समझना कितना ज़रूरी है कि वो कोई दवाई नहीं है? आजकल तो जागरूकता आ गई है। सप्लीमेंट्स लेती हैं जब महिलाएं, तो अपने आप उनको अपने भीतर से ताकत महसूस होती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं और एक्टिव रहती हैं दिन भर में। तो अब ये भ्रांतियाँ दूर हो गई हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स खाने से ताकत तो आती है और जागरूकता पैदा हो गई है सप्लीमेंट्स के प्रति। और हम नहीं लेंगे, हम कितना खाना खा लेंगे? तो खाने की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती, इसीलिए सप्लीमेंट्स का हमें सहारा लेना पड़ता है। टेस्ट करा लें, टेस्ट में जिस चीज़ की कमी है उसके सप्लीमेंट शुरू कर दें। और जब डॉक्टर बोलता है फिर से टेस्ट कराएं, जब वो पूर्ति हो गई है तो वो उस समय वो सप्लीमेंट रोक दें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में दर्शकों, मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहती हूँ कि आज जो है जन्म तिथि है हमारे बीच में दुष्यंत कुमार त्यागी जी जो थे, और वो बहुत ही फेमस कवि थे, गज़लकार थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले ऐसे गज़लकार थे जिन्होंने हिंदी में गज़ल लिखी थी, क्योंकि इससे पहले जब हम गज़लों की बात करते तो उर्दू में लिखी जाती थी, बट इनकी ही शुरुआत थी जो इन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिया था। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छी और उसकी बात है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध गज़ल थी, संग्रह साये में धूप प्रकाशित हुआ था, और उनका जो नाता जो था भोपाल से वो बहुत ख़ास था। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं भी भोपाल की हूँ और वो भी भोपाल के थे, और इस बात के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत खुशी हो। और आज का जो हमारा प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं नमस्कार एमपी, वो भी भोपाल से ही आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में एक और अच्छी बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि उनके सुपुत्र हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी के आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनका मिजाज था, कैसे थे दुष्यंत कुमार जी। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आलोक जी आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, क्या उसे आप दोहराएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में, और इसी के साथ में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि दुष्यंत जी का नाता भोपाल से था और हम भी भोपाल से ही हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उनका मिजाज कैसा था और किस व्यवहार के वो थे, क्योंकि ये सब जानने का हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनके बारे में बताएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी। जहाँ तक दुष्यंत जी के मिजाज का सवाल है, तो बहुत ही मस्त मौला, बहुत ही फक्कड़ और बहुत ही निर्भीक किस्म के इंसान थे। और यदि वो निर्भीक ना होते तो वो अपनी रचनाओं में इस तरह के प्रयोग ना कर पाते, और वो उस दौर में ना लिख पाते जिस दौर में, जिस इमरजेंसी के दौर में ये सारी की सारी गजलें और रचनाएं आई हैं जिन्होंने उनको इतना लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल। और मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप उन्हीं के छत्र छाया में जब पले, तो आपने क्या कुछ सीखा उनसे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया उनकी परवरिश के साथ में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ रहने का नहीं मिला, पर ये देखा कि किस तरह से यदि आप ईमानदारी से यदि जिंदगी बिताते हैं, यदि आपको जो जो जिम्मेदारी निभाई गई है, जैसे वो साहित्यकार थे और उनका जो एक कवि धर्म था, जो साहित्य को लेकर उनकी जो जिसके प्रति जिम्मेदारी थी, उसको यदि आप ईमानदारी से निभाएंगे तो फिर आपको अपार इसमें ये समाज, यहाँ के लोग, आपके जाने की दुष्यंत जी को गया 47 साल हो गए, वो कुल जमा 42 साल जिए थे और उनको गए हुए 47 साल हो गए, और आज जो उनको इतना अपार प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है। और ये जो छोटी छोटी सीखें हैं, ये उठते बैठते हम लोगों को अपने माता पिता से ही मिलती हैं। तो ये चीज देखिए कि भी आप अपना जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपका जैसे कोई कवि धर्म है, या आपका जो आपको एक मैंडेट मिला हुआ है, यदि आप उसको ईमानदारी से निभाते हैं तो उसको हर व्यक्ति उसको सराहता है और वो चीज याद की जाती है और वो अनुकरणीय हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने हिंदी को गज़ल में उतारा था, वो एक जो पन्ना नया खोला, उसके लिए वो वाकई बहुत सम्मान के काबिल हैं और हम उनको आज इसीलिए याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि है उनके लिए। और इसी के साथ में मैं आपसे आलोक जी, कुछ अगर आपको याद हो उनकी कोई गज़ल या कविता जो आप उनको हमेशा आपके दिल के करीब रहती हो, वो हम चाहेंगे कि आज हमारे बीच में, हमारे दर्शकों के बीच में आप पेश करें। मैं जरूर यूं तो खैर उनकी अब सारी गजलें, उनके शेर जो है कि दर्दियों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग के शेर याद करते हैं, तो जो मुझे गजल उनकी खासतौर से पसंद है, वो आप अनुमति दें तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा जी। गजल है, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम सुन रहे हैं, आप फरमाइए। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, और आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, रहगुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। और रोज अखबारों में पढ़ के ये ख्याल आया मुझे, रोज अखबारों में पढ़ के ये ख्याल आया हमें कि इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। और मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। और हालत इंसान पर बरहम न हो अहले वतन, बरहम मतलब नाराज, गुस्सा, हालत इंसान पर बरहम न हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। और रौनके जन्नत जरा भी मुस्कुरात आई नहीं, रौनके जन्नत जरा भी मुस्कुरात आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। और आखिरी इस पे खासतौर से तवज्जो कि दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। और अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। यूं तो और भी बहुत सी गजलें जो मुझे पसंद है, पर जाहिर है आपके समय की सीमा होगी,
मैंने अपनी ये पसंदीदा नहीं, गजल आपको बिल्कुल आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी उनकी कविता पेश करी है और वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी गज़ल आज भी हमारे दिल में उसी तरीके से ज़बा हैं जैसे कि वो रहे हमेशा। और इसी के साथ में जब आपने इतना अच्छा पेश किया है तो हम भी उन्हीं के बीच में ही हमने कुछ कविताएं जो हैं, गज़ल जो हमने हैं, तो वो मैं भी पेश करना चाहूँगी। हालांकि मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ के बताना चाहूँगी। और जी हाँ, बिल्कुल। कल नुमाइश में मिला वो तितड़े पहने हुए, मैंने तितड़े पूछा पहने हुए। नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, गूंगे निकल पड़े मैंने हैं। पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। जी, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, देखिए, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं नहीं सकता, हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उछालो ये सारा जिस्म झुलस कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं जस्ते में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जोर ए बहस। ज़ेरे बहस ये मुद्दा। बिल्कुल जी, ये बहुत ही खास मुझे लगा और मुझे लगा कि जब आपने इसके बारे में बात किया तो क्यों ना मैं भी एक पेश करूं, और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत खुशी की बात है। आज हमने वापस से उनको याद किया, हमेशा हमारे दिल में वो रहेंगे और हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी थैंक यू सो श्रोताओं मच जी। को, सभी दर्शकों को। बिल्कुल, आज हमने दुष्यंत कुमार त्यागी जी को याद किया और मुझे लग रहा है कि सभी लोगों के जो मन है काफ़ी ज़्यादा गमहीन हो गए होंगे और उनकी लेकिन कविताएं और गज़ल आज भी हमारे दिल में हैं। आइए हम वापस अपने चर्चा पे आते हैं जो हमारे आज का कार्यक्रम है। निधि जी, हम आप चर्चा कर रहे थे गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार के ऊपर, तो मैंने आपसे जो प्रश्न किया था कि कई बार एनीमिक होने पे हम लोग टैबलेट्स की बात करते हैं और उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन लाली जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग गर्भवती महिलाओं के पोषण उन तक पहुँचाते हैं तो किस तरीके का भोजन आप उन तक लेकर जाते हो, क्या उसमें किस चीज़ का ध्यान रखते हैं आप लोग? मतलब हमारे जो विभाग की तरफ से हैं गर्भवती महिलाओं को सिर्फ हमारे यहाँ से पोषण जो हमारा विभाग है स्वास्थ्य विभाग, वहाँ से ना मिलके जो महिला बाल विकास है वहाँ से महिलाओं के लिए सूखे पैकेट जो आते हैं वो उनको दिए जाते हैं, तो वो पूरे पोषण से भरपूर रहते हैं, तो वो उनको दिए जाते हैं महिलाओं को कि आप इसको खाइए, आप चाहे तो उसको जैसे चाहे वैसे बना के खा सकते हैं आप उसको, तो उसमें पूरे तरीके के पोषण मिले हुए रहते हैं उनके लिए। बिल्कुल, और यह फ्रिक्वेंटली 9 मंथ तक उन तक पहुंचाते हैं? हाँ मैडम, 9 मंथ तक। जी, तो वो खुद आपसे आकर कांटेक्ट करते हैं या फिर आप खुद उनके घर तक पहुंचाते हो? कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि वो जो आप भोजन उन तक पहुंचा रहे हैं वो पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल वही गर्भवती महिला कर रही है? हाँ मैडम, ये जो पोषण आहार जो मिलता है हमारे विभाग की तरफ से वो हर मंगलवार को दिया जाता है उनको, और घर पर विजिट भी किया जाता है कि वो उसको बना के खिला रही है। उनको बोला जाता है महिला को कि आप इसको जो बना रहे हैं तो आंगनबाड़ी में भी लेकर आती है, वो हमें भी टेस्ट कराती है, मैडम देखिए आपने जो दिया था ये आप भी टेस्ट करके देखिए। तो कई बार वो हमारे साथ बैठकर भी खाती है, कई बार वो हमें घर भी इन्वाइट करती है कि मैडम आज मैंने आपने जो पोषण दिया था उसको बनाया है, तो हम घर पर भी जाके उसके साथ में टेस्ट करते हैं उसको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना कि जो भोजन सरकार दे रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए वो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये बहुत ही उम्दा कार्यक्रम जो है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं। निधि जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा देखा जाता है कई बार कि जब महिला गर्भवती होती है तो वो खुद से है या उसके परिवार वाले ही उसका मेन्यू तैयार कर देते हैं, हाँ, राइट? न्यूट्रिशन जो है कि क्या होना चाहिए वो खुद ही डिसाइड करते हैं, पर जो पोषण आहार विशेषज्ञ होते हैं जैसे कि आप हैं, आप तक कैसे पहुंचा जाए और कितना ज़रूरी होता है कि एक देखभाल में अब जो खान पान है वो लिया जाए? हाँ हाँ, ये आपने अच्छा बोला, क्योंकि अपने आप ही सब न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं यहाँ पे, और गूगल ने और कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो लेकिन हमने भी पढ़ाई करी है, ऐसी बात नहीं है। डाइटिशियन को कंसल्ट करना एक ट्रेडिशन हमारे कल्चर में अब नहीं है, जो कि अब धीरे धीरे आता जा रहा है, लेकिन हम जो चीज़ बता सकते हैं, जिस तरीके से हम खाने को, रोज़ के भोज्य पदार्थों को कैलकुलेट करके उनको दे सकते हैं कि वज़न भी ना बढ़े, पोषक तत्वों की कमी भी ना हो और स्वास्थ्य पूरे 9 महीने अच्छे से बना रहे, वो तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट की या डाइटिशियन की सलाह से ही हो सकता है। घर से करते हैं तो फिर भी कमी पोशी रह जाती है, यूजुअली ओवर ईटिंग हो जाती है, वेट बढ़ जाता है। तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि हमेशा अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के रीच में हैं तो ज़रूर उससे एक अपॉइंटमेंट ले लें, पूरा अपना चार्ट बनवा लें, कैसे कैसे खाना है, क्या खाना है,
और आपको कुछ एलर्जी है तो वो अवॉइड करके दूसरी चीज़ें बता सकती है। हर चीज़ नहीं घर में पॉसिबल होती। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्यूली जो कंसीव करती हैं गर्ल्स, तो वो जब कंसीव करती हैं तो उनको बड़ा कॉन्शियस रहती है कि मेरा वज़न ना बढ़ जाए। जी। सबको लगता है कि बाप रे, अब अगर हमने कंसीव कर लिया है तो वज़न हमारा बहुत बढ़ जाएगा। इस चक्कर में वो प्रॉपर खाना भी नहीं खाती हैं। तो वो कितना ज़रूरी होता है कि जब आप गर्भवती हैं उस समय न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, वज़न नहीं। तो वो कैसे सुनिश्चित किया जाए और कैसे उनको आप समझाइश देती हैं कि इस समय आपका पोषण आहार की ज़रूरत है, वज़न तो शायद बाद में ठीक भी हो जाए। जी बिल्कुल। हाँ, पौष्टिक तत्वों की इस समय ज़रूरत होती है और अगर उसको नाप तोल के खाया जाए तो वज़न नहीं बढ़ता। यूजुअली घी, रोटियां, चावल, इस पे ज़्यादा जोर रहता है। हरी सब्जियां, दही, फल, इन सब पे जोर कम रहता है घर पे, तो इसलिए वज़न बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ऐसे संभाल सकते हैं, पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें और पूरी तरह से अपना चार्ट बनवा लें। और ज़्यादातर बोला जाता है घर में ये धारणा है घी खाने से डिलीवरी के समय बड़ी आसानी होती है, तो अच्छे से घी खिलाया जाता है, तो उससे भी वज़न बढ़ता है। और प्लस अगर आप में विटामिन मिनरल्स की कमी होगी तो बॉडी में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जो कि लगता है कि वेट बढ़ गया है, वाटर रिटेंशन होने लगता है, तो समझ में आता है कि वेट बढ़ रहा है। तो जब अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा, आपको मिनरल्स, सॉल्ट की कोई कमी नहीं रहेगी या बैलेंस्ड वे में चलेगा, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होता, जो कि एक मेजर रीज़न है कि गर्भवती महिलाएं सूजी हुई दिखती हैं, वेट ज़्यादा दिखता है उनका, ये कारण है उनका उसका। तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, पोषक तत्वों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोविड अभी गया नहीं है, आज भी कोविड हमारे बीच में है और उसके लिए हमारे जो श्री अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने प्रिकॉशन डोज के बारे में भी बात करी थी। और मैं आग्रह करूँगी हमारे प्रोड्यूसर श्री राम रावत जी से कि वो उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि प्रिकॉशन डोज बहुत ज़रूरी है। आज भी कोविड हमारे बीच में है, तो मैं आग्रह करती हूँ हमारे बीच जो हमारे प्रोड्यूसर हैं श्री राम रावत जी से। नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ। मेरा देश के सभी 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से, सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा, बूस्टर डोज अगले 75 दिन तक मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। और ये आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया कि सब 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के बूस्टर डोज लगवाएं, मुफ्त में लगेगा और इस सुविधा का लाभ भी उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। जी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रोड्यूसर शिवराम रावत जी का कि उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ में साझा की। और मैं सबसे अपील भी करती हूँ कि प्रिकॉशन डोज आप ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि अभी भी कोविड हमारे बीच में है। इसी के साथ में लाली जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर आप जब लोगों के पास में जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनको आप काउंसिल करती हैं, उन तक आप खाना पहुंचाती हैं, तो ये जो खाना आप है 9 महीने तक कैसे सुनिश्चित करती हैं कि उन तक पहुंचता रहेगा? इस चीज़ के लिए आपकी टीम कैसे डेडिकेटली काम करती है? इसके लिए मैडम हम लोग खुद ही जाते हैं जी, हम लोग खुद ही जाते हैं और हर ट्यूसडे का डे डिसाइडेड रहता है कि इस दिन महिला को हमारे पास आना ही है। देन इसके बाद हमारा एक आरआई सेशन होता है, मंथली में एक बार होता है। तो उस बीच में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो उसका पूरा टेस्ट होता है। तो जब टेस्ट होता है तो जो चीज़ कमी रहती है फिर वो हम उसको देते हैं। मतलब महीने में डॉक्टर के पास वो कितनी भी बार जाए, पर हमारे सेंटर पर उसको महीने में एक बार आना ही है। तो हम खुद अपने जो हमारे इंस्ट्रूमेंटों से बीपी भी चेक करते हैं, उसका हाइट भी लेते हैं, वेट भी लेते हैं। तो मतलब मंथली में एक बार हम उनके टच में रहते हैं। बाकी हर ट्यूसडे तो हमको उनके पास जाना ही जाना है। आंगनबाड़ी की सहायिका जो रहती है, उनके यदि बाई चांस किसी कारण वो नहीं आ पा रही है तो आंगनबाड़ी की जो सहायिका है उसके थ्रू हम उनके घर तक जो भी उनका पोषक आहार है वो उन तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा कुछ और विशेष कार्यक्रम जो आप उनके लिए सुनिश्चित करते हैं? हमारे यहाँ एक मासिक बैठक होती है, तो उसमें हम उनको बुलाते हैं। मंथली में एक मासिक की जो बैठक होती है वो उसमें हम उनको बुलाते हैं और कुछ उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ हमको जो उनको गाइडेंस देनी रहती है, तो वो हम लोग आपस में शेयर करते हैं। कुछ रोचक चीज़ें भी होती हैं, सांस्कृतिक चीज़ें वगैरह नहीं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जाके उन्हें कॉल किया, आप जाके मिल के आ गए, लेकिन उसके बाद भी कई बार मोटिवेट ही नहीं होते हैं या फिर
उनको लगता है कि ठीक है चले जाएंगे, तो उसके लिए भी क्या कुछ होता है क्या? उसके लिए भी होता है मैडम, उनको बुलाना पड़ता है, उनको दूसरे के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं उनको। और अब वैसे जितनी प्रॉब्लम अब नहीं रही हैं, अब खुद जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है ना, वो खुद ब खुद चल के हमारे पास आ जाती है कि मैडम मुझे इतने मंथ की प्रेगनेंसी है, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे किस डॉक्टर से मिलना है, किस डॉक्टर से नहीं मिलना है करके। बिल्कुल निधि जी, हम लोग इस पे तो बहुत ध्यान देते हैं कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए और हम रोटी जैसी चीज़ों पे कटौती कर देते हैं। हाँ। लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स में कोई कटौती नहीं होती है। मन करता है कि अच्छा अच्छा खाएं, गर्भवती महिलाओं को लगता है, और हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। हाँ। तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है, तो वो कैसे समझा जाए? जी, जंक फूड तो तपस्या नहीं लेना चाहिए इस अवस्था में। हाँ, हम समझते हैं कि इच्छा होती है, पाइकाज आते हैं, अलग अलग तरीके के भोजन खाने की इच्छा होती है, तो उसको घर में ही किसी तरह से बनाएं अच्छे से, तो बेटर रहेगा। जंक फूड तो हम बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से हम वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं। और अभी तो सबको लगता है खाओ पियो अच्छे से रहो, लेकिन बाद में सिर्फ प्रेगनेंसी मतलब ठीक है, बेबी डिलीवर हो गया वहाँ तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी 1-1.5 साल हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, हमें बच्चे की सेहत का ध्यान रखना है, फीड भी कराना है। तो उसमें उस स्थिति में वो वेट जो है आपको बाद में प्रॉब्लम देने लगेगा, उठने बैठने में दिक्कत देने लगेगा, स्पाइन की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो अगर अवेयर कराएं हम गर्भवती महिला को कि जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि ये आपके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत का कार्य कर सकता है, तब ये चीज़ कंट्रोल में आ सकती है। मेनली अवेयर बिल्कुल कराएं। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि हमारा जो मतलब ये पौष्टिक आहार गर्भवती महिलाओं को बहुत जरूरी है, ये तो निश्चित रूप से है, लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस बारे में जागरूकता कम है। इसके लिए सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर कुछ प्रयास हो रहे हैं जागरूकता के लिए? मैं ये मैडम से पूछना चाह रहा था कि कुछ ऐसे प्रयास कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक भी है, हाँ, तो ये इसके लिए जागरूकता कम है ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण बेल्ट में तो बेचारों को मिल भी नहीं पाता पौष्टिक आहार, और एक बार दोबारा जीवन होता है महिलाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका ऐसे प्रश्न में- जी। हाँ, ऐसे में मतलब कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आना चाहिए जागरूकता के लिए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ प्रयास सरकारी तौर पे भी जानकारी देते रहते हैं अस्पतालों में तो वैसे। जी हाँ, आपका जो प्रश्न है उसके लिए ही हमारे बीच में एक्सपर्ट के तौर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, जो कि सरकार की तरफ से पूरी तरीके से अपने दिल और जान से मेहनत करके और अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख रही हैं। और इसी के साथ में हमारे बीच में पोषण आहार विशेषज्ञ भी हैं, जो कि वो भी उनका काम तो बहुत महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल वो तो अपने समर्पण भाव से पूरा काम कर रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी भूमिका सराहनीय है। उनको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है वो वाकई ही काबिल तारीफ है, क्योंकि आपने जो चिंता जताई कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं उन तक कई बार जानकारी नहीं होती है या लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने बोला वो बात तो बिल्कुल सटीक है। लेकिन उसी के साथ में जिस तरीके से आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो काम कर रही हैं, उसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे उनका प्रश्न था, मैं लाली जी आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो परेशानियाँ आती हैं आमतौर पर वो क्या होती हैं? मैडम अभी तक तो मुझे ऐसा सुनने में नहीं आया। एक्चुअली हम ये समझते हैं कि यहाँ हम सिटी की अपेक्षा ग्रामीण में सुविधाएं ज़्यादा प्रदान की जा रही हैं। भाई और कोई रीज़न रहा होगा कि उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, बाकी ये है कि ग्रामीणों में सुविधाएं बहुत शहर की अपेक्षा ज़्यादा हैं। जो हमारे विभाग की तरफ से सुविधाएं जाती हैं वो ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा हैं, क्योंकि शहर वाले तो ऐसा है कि कभी भी डॉक्टर के टच में आ सकते हैं, हर चीज़ में उनसे कॉन्टेक्ट किया ही जा रहा है, लेकिन ग्रामीण में ऐसा नहीं होता। तो ग्रामीण में स्पेशल टीम है इसके लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ में दर्शकों हम जानते हैं कि गणेश जी हमारे बीच में आ गए हैं, और लड्डू गोपाल जब हमारे बीच में लड्डू गणेश जी आए हुए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी वंदना जो हम आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि अभी जो माहौल हमारे घर में है वो यही है कि श्री गणेश श्री गणेश। तो आइए एक वंदना आपके सामने पेश करते हैं।
गणेश जी को हम प्रथम पूज्य ईश्वर मानते हैं और हमेशा हम उनकी प्रार्थना करते हैं जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ में आज हम जो बातचीत कर रहे हैं जिसमें पोषण आहार सप्ताह की बात है, तो उसमें मैं ये भी जानना चाहती हूँ निधि जी कि जब बात होती है कि पोषण आहार कैसा होना चाहिए तो किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो एक आता है जो महिलाओं में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो महिलाओं के लिए कौन सा डाइट ऐसा होना चाहिए कि उनकी हड्डियों के लिए विशेषकर मजबूती रहे, ना केवल उस समय के लिए, भविष्य के लिए भी वो उनके लिए तैयार रहें। बिल्कुल बिल्कुल तपस्या। बोन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हड्डियों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे ही गर्भ का पता चलता है, जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें जो पोषक तत्वों की कमी है वो नज़र आ जाती है, तो डॉक्टर सप्लीमेंट देते ही हैं। साथ ही साथ हमें खाने में ये ध्यान रखना है कैल्शियम के लिए, अगर मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकें, दूध, पनीर, मठा इत्यादि, तो वो लें। नॉन वेजिटेरियन है अगर गर्भवती महिला, तो नॉन वेज फूड से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। साथ ही साथ वेजिटेरियन फूड में हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि जो हैं कैल्शियम रिच होती हैं, वो ले सकते हैं। अनाज खड़े लें, मैदे को अवॉइड करके अलग अलग तरीके के अनाज लें। जो हम व्रत में यूज़ करते हैं, मूर्धन हो गया, राजगिरा हो गया, वो हम सिर्फ व्रत वाले दिन के लिए लिमिटेड रखते हैं, उसमें वो लेंगे। राजगिरा मतलब अनाज का राजा, उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, तो वो लीजिए। रागी लें। तो इन सब चीज़ों को अगर महिलाएं लेती हैं तो कैल्शियम की पूर्ति अच्छे से हो जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर विटामिन डी सही से आप नहीं लेंगे तो विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, वो भी लें, क्योंकि अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो आप कितना ही कैल्शियम रिच भोजन कर लें, कैल्शियम वाला भोजन कर लें, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है हड्डियों का। और ऐसे में फीटल हेल्थ का, जो कि गर्भवती के गर्भ में पल रहे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखना है। उसकी भी ग्रोथ हो रही है, वो भी, उसकी भी बोन हेल्थ की हमें ज़रूरत है। तो फूड तो माता के थ्रू ही जा रहा है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से लें, खड़े अनाज बहुत अच्छे से लें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, मेथी, पत्ता गोभी, इनमें कैल्शियम अच्छा होता है। और नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो चिकन, फिश और अंडे, वो अच्छे कैल्शियम के सोर्सेज हैं। बिल्कुल। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी जो है सजीव फ़ोन इन है, और इसी के साथ में सजीव फ़ोन इन है तो हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए हम स्वागत करते हैं और प्रश्न जाते हैं। जी हाँ, प्रश्न कीजिए। अपना नाम बताइए और प्रश्न कीजिए। हाँ मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है। आवाज सुनाई दे रही है क्या मैडम? बिल्कुल स्वागत है, आप प्रश्न कीजिए। जी जी, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। मैं मैडम से, निधि मैडम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो पौष्टिक आहार है वो अलग अलग वर्ग की महिलाओं के लिए उसकी परिभाषा अलग अलग होती है। उच्च वर्गीय परिवार के लिए अलग होती है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अलग होती है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अलग होती है। तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए एक सामान्य पोषण क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आपने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम पोषण आहार की बात कर रहे हैं तो सभी वर्गों को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। तो सामान्य पोषण आहार क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा विषय है, मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल, अच्छा प्रश्न बिल्कुल डॉक्टर साहब ने पूछा है और धन्यवाद देती हूँ मैं उनका कि आपने ये प्रश्न उठाया। वर्गों का बहुत देर से मुझे लग भी रहा था कि निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय परिवार की पोषण की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। राइट। और ज़रूरी नहीं है दर्शकों कि हम महंगा कुछ खा रहे हैं तो ही वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है। हम सभी जानते हैं, जो कि हम भूल गए हैं, सत्तू इतना पौष्टिक आहार है तपस्या, लेकिन हम उसको नहीं लेते, हम भूल जाते हैं। वो तो बिल्कुल महंगा नहीं है, वो तो सभी ले सकते हैं मैम। नारियल कितना अच्छा, ये धारणा अलग है कि वो बच्चा गोरा पैदा होगा इसलिए नारियल लेना है, ऐसा नहीं है। लेकिन नारियल में अपने आप में उसको विश्व स्तर पर सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। केले हैं, फल हैं, जो कि आम तौर पर सब जगह अवेलेबल हैं, वो आप लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि पौष्टिक आहार महंगा ही होता है। आप हमसे जुड़ें, सब हम बताएंगे आपको कि बिल्कुल सस्ती चीज़ें, रागी भी हो गया, दलिया हो गया, जौ हो गई, जवार हो गया, ये कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं और पौष्टिक
न्यूट्रिशन से भरी हुई हैं, पोषण से भरी हुई हैं। बिल्कुल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हम लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है और जिसको हम जबकि ले सकते ग्रामीण हैं। क्षेत्रों में तपस्या ज़्यादा हरी सब्जियां, ज़्यादा फल अवेलेबल हैं बिल्कुल। जबकि शहरी क्षेत्रों के, और बिल्कुल। ताज़े एकदम खेत से टूटे हुए अवेलेबल हैं। बिल्कुल। बस ये है कि वो लेना शुरू करें महिलाएं। ये धारणा भी होती है कि अगर हमने ड्राई फ्रूट नहीं लिए तो हमने शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया या हमने नहीं खाया। तो ये धारणा मुझे लगता है गलत है, क्योंकि हम एक मूंगफली खा के भी अपने आप को स्वस्थ और बेहतर न्यूट्रिशन दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसी धारणाएं होती हैं कि ज़्यादा ड्राई फ्रूट ना खाए जाएं या पपीता नहीं खाया जाए, गर्म होता है, इससे महिला को नुकसान हो सकता है। तो क्या ये मिथ है या इसके पीछे कोई सच में सच्चाई है? बिल्कुल मिथ है। पपीता अपने आप में बहुत अच्छा फ्रूट है, वो लेना ही चाहिए। लेकिन क्यों ज़्यादा इसमें दखलंदाजी नहीं करी जाती? क्योंकि परिवार का बहुत ज़्यादा उसमें दखल रहता है कि नहीं, हमने बोल दिया तो नहीं लेना, बच्चे के जान के ऊपर नहीं करना। अदरवाइज़ ये सारी मिथ हैं। हर चीज़ ले सकते हैं, नाप तोल कर लेना चाहिए, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के ले लीजिए। आपको कुछ एलर्जी है, अगर एक अपन ने मिस किया पॉइंट वो है कि काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन, नौजिया, उल्टियाँ लगती हैं, तब भी सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर जो अच्छा लग रहा है वो खिलाओ। तो वो होता है एसिडिटी की वजह से, बहुत तेज़ हाइपर एसिडिटी होती है। तो इसमें महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि समय समय से खाती रहें, बहुत ज़्यादा अपने भोजन में गैप नहीं करें। और सबको अपने शरीर का पता होता है, तो अगर कोई ऐसे तत्व हैं जिनसे आपको एसिडिटी बढ़ रही है, पेट खराब हो रहा है, तो वो अपने खाने में अवॉइड करते जाएं, ना लें उसको, और टाइम टू टाइम खाना खाते रहें, तो उससे वॉमिटिंग सेंसेशन कम रहता है। सुबह उठ के आंवला कैंडी आप ले सकते हैं, छोटा सा डार्क चॉकलेट का पीस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट थोड़े से ले सकते हैं। तो सुबह उठते ही कुछ ले लेते हैं तो वॉमिटिंग कम हो जाती है, तो इससे सब बाकी चीज़ें भी संभली रहती हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो उल्टी से, नौशिया से, जी मिचलाने से बहुत परेशान रहती हैं। तो आपने बताया कि आंवले की कैंडी हम ले सकते हैं, टॉफ़ी ले सकते हैं, विटामिन सी भी मिल जाता है। राइट। विटामिन सी अगर आप महिलाएं लेती रहेंगी तो भी जो है ये समस्या कम। बिल्कुल, यानी कि हम डाइट से भी अपने नौशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन को कम कर सकते हैं। देखा गया है कि जो लोग फल नहीं लेते, जो गर्भवती महिलाएं अपने दिनचर्या में 3 समय फलों का सेवन नहीं करती, उनको वॉमिटिंग का शिकायत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानेंगे कि एक जो पोषण आहार के जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर डालती है, ये हम ज़रूर डालेंगे। लेकिन नाली जी, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, राइट, आप भी पूरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं, महिलाओं को आप बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी आप उनको काउंसिल करते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके उपरांत भी आपको चीज़ खानी है, तो उसके लिए आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? ऐसी कोई क्वेरीज आपके पास आती हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोगों का ये रहता है महिलाओं को कि हर कोई न्यूट्रिशन अफोर्ड नहीं कर पाता है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि आपके घर में जो अवेलेबल हैं, आप, और घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो सारी न्यूट्रिशन उसमें मिल जाते हैं करके, तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आपके घर में जो अवेलेबल हैं। कई बार महिलाएं बोलती हैं कि मैडम डॉक्टर बोल रहे हैं अनार खाइए, आपको खून की कमी है। अब अनार, क्योंकि जब हम फील्ड पे काम करते हैं तो हर कैटेगरी के लोग मिलते हैं, कई कैटेगरी के अफोर्ड कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उनको ये बोलते हैं अनार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे टमाटर खाइए। अनार का जस्ट हाफ तो टमाटर रहता ही रहता है करके, तो आप शायद वो ले सकते हैं आप करके। रही दूसरी बात है, काजू किशमिश नहीं खा सकते हैं, आप घर में मूंगफली है, मूंगफली लीजिए, तो जो चीज़ उससे मिलेगी वो चीज़ आपको मूंगफली से भी मिलेगी। आयरन की, कैल्शियम कभी बार नहीं खाती हैं महिलाएं, नहीं, अवॉइड भी कर देती हैं, कभी कभी काम में भूल भी जाती है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। तो गुड़, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुड़ में। तो हमारी कोशिश रहती है उनको कि आप जैसे बाहर का नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या न्यूट्रिशन नहीं हायर कर पा रहे हैं, तो जो उनके घर में जो चीज़ें हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि इसमें इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं, तो उनको हमको ये बताना पड़ता है कि आप अपने घर से भी जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करके आप सारे पोषण तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपने बोली है कि अगर हम गुड़, मूंगफली, चने
इन सब का सेवन करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके आगे जो भी हम सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट नहीं ले पा रहे हैं, उन सब की पूर्ति वो करता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महंगी चीज़ें खाने से ही हमको सारे पोषण तत्व मिलते हैं। हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे हम सीजनल फ्रूट्स की बात कर लेते हैं या हम सब्जियों की बात कर लेते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और वो सभी पोषण तत्वों को पूरा भी करता है। निधि जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न आपसे ये था पहले कि अगर खान पान की हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, तो ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ कि हम हड्डियां मजबूत हों, हम बात ये भी कर रहे हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अच्छा खाना खाना महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी होता है और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कितना ज़रूरी होता है? बिल्कुल तपस्या, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा भोजन बहुत असर करता है गर्भवती महिला के शुरुआती दिनों से ही, पहले मंथ से ही बहुत असर करने लगता है। और फीटल का ब्रेन डेवलपमेंट, जो बच्चे का ब्रेन का मानसिक डेवलपमेंट है, वो पहले 3 महीने में ही होता है, बिल्कुल, बाद में नहीं होता। तो पहले ध्यान रखना है कि वो फोलेट बहुत अच्छे से लें, जो कि फोलेट हमें हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाता है, वो बहुत ध्यान रखें। कोलिन, हर कोई बात कर रहा है आयरन, कैल्शियम, फोलेट। कोलिन एक मिनरल है, वो ज़रूरी होता है, वो भी हरे पत्तेदार सब्जियों में और अनाज, खड़े अनाजों में पाया जाता है, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो वो आपको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट शामिल करने चाहिए, और अंडे में तो अगर आप नॉनवेज नहीं भी खाते हैं तो एग ज़रूर एक दिन में ले लें। इसके अलावा क्रोमियम ज़रूरी है ब्लड बनाने के लिए, ना ही सिर्फ आयरन। जैसे कि आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन सी नहीं खाएंगे, तो विटामिन सी और आयरन बिल्कुल काम के नहीं है अगर हम कोलिन कम हो गया या जिंक कम हो गया तो इसलिए पूरा भरपूर एक प्लेटर बनना चाहिए आपकी थाली में। थोड़ा अनाज, दूध या दही से बनी हुई कोई चीज़ हो, हरी पत्तेदार सब्जी हो, एक पीली सब्जी हो, फल हो, ये सलाद हो, थोड़ा कच्चा सब्जी भी हो, तो ये पूरी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा मैम, मील कितने होना चाहिए? मतलब दिन भर की अगर मैं मील की काउंटिंग की बात करती हूँ, हाँ। तो कितने मील होना चाहिए? और सेकेंडली, सोने से पहले कितने आवर पहले हमको अपना डिनर जो है वो फिनिश कर लेना चाहिए? जी, एक तो परिस्थितियाँ गर्भवती महिलाओं की अलग अलग होती हैं, ये नहीं देख सकते। ये वज़न कम करने वालों के लिए वो सोने वाला ठीक है, पर बाकी में अगर नहीं हो पा रहा, वैसे तो 2 घंटे पहले मील ले लेना चाहिए, रात का भोजन ले लेना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा तो उनके लिए माफ़ी है, क्योंकि वो वैसे ही परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। बाकी हमको दिन भर का अपना भोजन डिवाइड करना चाहिए 6 से 7 बार में, जिसमें कि 3 मुख्य भोजन होते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी उठने के बाद ले लें उसको। लंच, जो कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप अंतराल होना चाहिए मिनिमम 3.5 से 4 घंटे का, और लंच से लेकर के डिनर में भी अंतराल 3.5 से 4 घंटे का होना चाहिए। इसके बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें लेते रहें, जैसे कि फल हो गया, सैलेड हो गए और नट्स हो गए, दही ले ली बीच में, मठा ले लिया, नारियल पानी ले लिया, ये सब बीच बीच में लेते रहें। अच्छा, कलर का बड़ा महत्व होता है, तो हम देखते हैं कि सब्जियों के अपने अलग कलर होते हैं, फ्रूट्स के अपने अलग कलर होते हैं, तो अगर हम फलों के कलर पे जाते हैं तो कौन सा कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, वो भी आप हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। ताज़ी फल सब्जियां जो बिल्कुल अच्छी हैं, मुरझाई नहीं हैं, वो लें। बाकी हरा, पीला, लाल गाजर हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पीला जो भी फल है जैसे कि पपीता हो गया, अपना संतरा है, कद्दू है, ये सब ले सकते हैं। अनार अगर आप ले सकें तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। सेब इसमें बहुत अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में, ये हम ले सकते हैं। बिल्कुल। और वैरायटी, मतलब रेनबो ऑफ कलर्स खाने चाहिए, जो कि विबग्योर है ना। बिल्कुल। इसी के साथ में मैं उन महिलाओं को भी नहीं भूलूंगी जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जब वो गर्भ धारण करती हैं तो बहुत चैलेंज होता है, उनके लिए कितना ज़रूरी होता है, वो कैसे मैनेज करें, वो हम निधि जी से ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लाली जी से जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग भी उनके पास में जाते हैं, गर्भवती महिलाओं से आप मुलाकात करते हैं, तो आप लोग भी क्या उनको मील के बारे में कि कितने मील दिन भर में होने चाहिए, इसके बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं या उनकी काउंसिल करते हैं क्या? हाँ मैडम, हम उनको बोलते हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड के अनुसार जो चलता है उसमें कि गर्भवती महिला को हर 2 घंटे में
कुछ ना कुछ उसको लेते रहना चाहिए। जैसे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तो वो कर ही रही है, उसके बाद में भी 2 घंटे में उसको, और महिला को कभी भी इकट्ठा खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं कि 2 घंटे में खाना है। और उसके जो एक डाइट है, चाहे लंच में हो चाहे डिनर में हो, उसको एक डाइट में ट्राई कलर का खाना, जैसे तिरंगा में जो 3 रंग होते हैं उस तरह का खाना उसकी थाली में एक बार तो होना चाहिए। चाहे वो जैसे सुबह नहीं हो पाता है तो रात के डिनर में वो एक 3 रंग वाला जो खाना होता है वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब पहले आप लोग जाते थे, परिवार वालों को काउंसिल करते थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के डेट में जो एक अंतराल हमने तय किया है, जिसमें सरकार ने बहुत जी जान से उसमें आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ा हुआ है, और जिस तरीके से निरंतर उन्होंने काम किया है, तो क्या परिवर्तन आपको नज़र आता है इस अंतराल में कि पहले के जो महिलाएं थीं उनमें जागरूकता पोषण आहार को लेकर, और आज जो है उसमें कुछ अंतराल नज़र आया? हाँ मैडम, पहले की जो गर्भवती होती थी, जब से मैं आई हूँ तब उस टाइम में इतना नहीं था। अब जब हम लोग आए हैं तो अभी जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स है वो बहुत अलग अलग तरीके की हो गई है, काउंसलिंग भी अलग हो गई है। हर 8 दिन में हमको गर्भवती से मिलना ही मिलना है, और गर्भवती से तो बाद में मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या होता है, परिवार वालों को काउंसलिंग में लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम परिवार वालों से काउंसलिंग में अच्छे से तालमेल हमारा बैठ पाता है तभी हम गर्भवती तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि हम किसी भी घर में गए हैं, यदि एहसास मिल गई बार, यदि वो हमको बाहर ही रोक लेगी तो हम गर्भवती से नहीं मिल पाएंगे, तो हमको पहले घर वालों को मोटिवेट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रश्न यहाँ पे निधि जी उन महिलाओं के लिए था जो कामकाजी हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं, क्योंकि वो घर की, बाहर की और खुद की, मतलब दोहरी नहीं, तेहरी मैं बोलूँगी जिम्मेदारियाँ उनको निभानी पड़ती हैं, तो उनके लिए आप क्या विशेष टिप्स देना चाहती हैं? जी, इनके लिए 2 विशेष टिप्स हैं। फूड को तो हमने बहुत कवर किया ही, हर पोषक तत्व को कवर किया है। 2 विशेष टिप्स जो कामकाजी महिलाओं के लिए जिन्होंने गर्भ धारण किया है, प्री प्लानिंग करें अपने फूड की। आप पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले निर्धारित कर लीजिए आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या लेना है, बीच बीच में क्या लेना है। किसी को बोलिए वो ला के रखें, या आप आती जाती हैं तो अपने लिए साथ में फल वगैरह खरीद लाएं। फूड की प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टिफ़िन लेके जाएंगी अपने साथ में। दूसरा, योग, ध्यान, प्राणायाम करती रहें, एक्टिव रहेंगे तो पूरी तरह से जो ये 9 महीने का समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो ये पोषण के साथ साथ ये दोनों चीज़ें, प्री प्लानिंग रखें, योग, ध्यान, प्राणायाम रखें, ताकि उनकी प्रेगनेंसी बड़े आराम से निकल सके। जी, इसी के साथ में जो दर्शकों आज हमने विषय पे चर्चा करी थी वो यही थी कि गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार कितना ज़रूरी होता है, और इसी के साथ में हमने दुष्यंत कुमार त्यागी जी को भी आज याद किया, उनकी गज़लों को हमने सुना, और यहाँ पर समय निकाल के हमारे बीच में एक्सपर्ट आए थे निधि दीवान जी और लाली राजपूत जी। आप दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू। हमें उम्मीद है दर्शकों आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन रहता है, जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक नमस्कार एमपी हम आपके बीच में लेकर आते हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से। और आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में और नए क्लेवर के साथ में। मुझे आज इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।